तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ के लिए गर्मियों में मुर्गियों की कैसे करें देखभाल। नए पत्ते और फूल आने की अवस्था में सेब के बागों का कैसे करें प्रबंधन। सब्जी वाली फसलों में लाल मकड़ी का प्रकोप एवं उसका नियंत्रण। अपने प्रदेश में बड़े स्तर पर मुर्गी पालन किया जा रहा है, लेकिन इससे अच्छा लाभ तभी संभव है कि इसका प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। और वर्तमान समय में गर्मी लगातार बढ़ने लगी है। ऐसे में मुर्गियों में सामान्य तापमान ना होने की वजह से सांस की बीमारी होने से उनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि गर्मियों में मुर्गियों की देखरेख उचित तरीके से की जाए। तो कैसे करें गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं लुवास विश्वविद्यालय हिसार के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर एनके महाजन। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों में एक तो ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे तापमान बढ़ता है तो उनमें गर्मी को सहने की क्षमता थोड़ी कम होती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ ना हो। उनको 1 स्क्वायर फुट जगह मान के चलते हैं कि 1 स्क्वायर फुट जगह एक मुर्गी के लिए देनी चाहिए। गर्मियों के दिनों में मुर्गी पालकों को अच्छी आय प्राप्त करनी है तो मुर्गियों के लिए उचित स्थान के साथ साथ सामान्य तापमान भी होना आवश्यक होता है। इसके अलावा गर्मियों में मुर्गियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आइए जानते हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर एनके महाजन से कि गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को रखने के लिए कितना स्थान होना चाहिए और किस प्रकार से मुर्गियों के स्थान के तापमान को सामान्य बनाया जाए। गर्मी के मौसम में हम अगर वजन ज़्यादा लेते हैं, जैसे उसको 1.5 किलो या 2 किलो तैयार करते हैं ब्रॉयलर, तो हमें उसके लिए 1.5 से 2 स्क्वायर फुट जगह देनी पड़ती है। तो वो ध्यान रखें। दूसरा ये कि पानी के बर्तन हैं उनको भी थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है। जैसे शुरू में हम कहते हैं कि 100 बच्चों पे 1 बर्तन रखें पहले हफ्ते में, पहले 2 हफ्तों में, और 2-3 तीसरे हफ्ते के बाद 50 मुर्गियों के लिए 1 पानी का बर्तन रखें। तो पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ाएं और कोशिश करें कि पानी की टंकी है आपको वो गर्म ना हुआ है। जैसे कई बार प्लास्टिक की टंकी होती है छत पे तो वो गर्म हो जाती है गर्मी के मौसम में, तो उनके बाहर रेती वगैरह डाल के और उसके ऊपर बोरी वगैरह से ढक के किसी से रखें ताकि, और उसके ऊपर पानी वगैरह डाल के रखें ताकि जो प्लास्टिक की टंकी है वो उसमें पानी गर्म ना हो। लुवास के वरिष्ठ पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एनके महाजन ने बताया कि दिन के समय यानी दोपहर में 2 से 3 घंटे मुर्गियों को दाना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मुर्गियों में दाना खाने से ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा मुर्गियों को समय समय पर ORS का घोल पानी में मिलाकर देना चाहिए। इसके साथ साथ मुर्गी पालक मुर्गियों को विटामिन C वाले पदार्थ भी पानी में मिलाकर दे सकते हैं ताकि मुर्गियों को गर्मी न लगे और रोगों से बचाव हो सके। तो उससे उनके शरीर में एक तो गर्मी झेलने की क्षमता बढ़ती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो उसका ये फायदा है। पर्दों पे भी पानी छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि लू जब आगे चलेगी मई जून के महीनों में तब मुर्गियों को उस लू से बचाया जा सके। पंखे तो चलने ही चाहिए। कई लोग कूलर या फिर ड्रिप ये वाले पर्दों के ऊपर पानी वगैरह डाल के फिर एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगा के अंदर का तापमान ठंडा रखते हैं, वो आप कर सकते हैं। जिनके कच्चे शेड हैं वो छत के ऊपर भी मिट्टी वगैरह डाल के रखते हैं
और पानी डालते हैं। जैसे जिसके पास सुविधा है उस हिसाब से जितना भी तापमान कम हो सके बाहर, क्योंकि बाहर 46-47 तक भी तापमान चला जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें किसान भाई। गर्मी के दिन में अचानक मृत्यु दर एकदम बहुत बढ़ जाता है। लक्षण है आपको दिखेंगे कि एकदम दोपहर बाद में एकदम बहुत ज़्यादा बच्चे निढाल हो जाते हैं और मरने लग जाते हैं और काफ़ी तादाद में मरते हैं, क्योंकि उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो जाती है और वो एकदम मरते हैं। तो तुरंत आप पानी का छिड़काव करें उनके ऊपर, शरीर का तापमान कम करें और उनको इलेक्ट्रोलाइट या ORS पानी में पिलाएं और पंखा चलाएं ताकि तापमान ठंडा हो सके और उनको खुला करके रखें। जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनमें ज़्यादातर इस गर्मियों के मौसम में मक्खियों का बहुत प्रकोप बढ़ जाता है, तो उसमें आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी साफ सफाई रखेंगे उतनी मक्खियाँ कम पैदा होंगी और वो आसपास के लोगों को भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगी और आपको मुर्गियों को भी परेशान नहीं करेंगी। इसके लिए कि एक तो जो उनका लीटर निकलता है, मलमूत्र निकलता है, खासकर अंडे देने वाली मुर्गियों के जो फार्म होते हैं, लेयर फार्म्स होते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि उनकी गंदगी बाहर निकलती रहे और उसके ऊपर मक्खियों के ऊपर जो दवाएं कारगर होती हैं उनका छिड़काव करें और फीड के अंदर, दाने के अंदर दवाई मिलाने के लिए आती हैं, जिससे जो मक्खियाँ अंडे देती हैं उससे वो लार्वा में तब्दील ना हो सकें। उन दवाओं का उसके फीड में नियमित रूप से प्रयोग करें, तो उससे आपको परेशानी कम होगी और आसपास के लोग भी उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। तो सांस की बीमारी इस मौसम में भी बहुत आती है। जैसे तापमान बढ़ेगा, क्योंकि पक्षी मुंह खोल के सांस लेते हैं और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा और ज़्यादा मुंह खोलने की शिकायत होती जाएगी। लेकिन अगर उस मौसम में उनको वायरस की बीमारियाँ कई आजकल जो प्रचलित हैं वो हो जाती हैं, तो सांस की बीमारी के कारण भी उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जिन बीमारियों से बचाव के टीके आते हैं, जैसे रानीखेत भी एक सांस की बीमारी है, तो रानीखेत के बचाव का टीका आता है, वो आप 5 से 6 दिन के बीच में जब चूजे होते हैं तो आप लगा लें, तो उसका बचाव आप कर सकते हैं। जीवाणुनाशक दवाएं हैं, उनका छिड़काव नियमित करते रहेंगे तो उसका फायदा रहेगा। एक तो ठंडक भी रहेगी उससे और जो जीवाणु हैं वो भी उनका नाश होता रहेगा, फार्म में उनकी तादाद नहीं बढ़ पाएगी। इस वजह से उनको बीमारियों से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, सेब उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश का विश्व स्तर पर एक विशेष योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब सेब के पौधों में फूल और पत्ते आने का समय भी आ गया है और इस समय बागवानों को कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना जरूरी है ताकि आगे आने वाले समय में इन फल बागों से अच्छी गुणवत्ता वाले फल हमें मिल सके। हमारे बागवान भाई हरी सिंह के पास भी सेब का बाग है और वे कुछ जानकारी चाहते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। ये मेरा बगीचा है, करीब छोटे बड़े 300 के करीब मेरे पौधे हैं, जिसमें से 100 पौधा छोटा। इसमें मैंने टॉप ग्राफ्टिंग की है, टॉप वर्किंग की है, जिससे अच्छी किस्म का सेब पैदा किया है। ये बीच में जो है ये टहनियाँ, ये ओरिजिनल है, रॉयल की है, और ये जो मैंने रेड चीफ के कलम करके ग्राफ्टिंग करके ये टहनियाँ तैयार की है, जो अच्छी किस्म के सेब है और ये पहले की निस्बत इसमें अच्छी उपज आती है और कलर वगैरह समय का आ जाता है और पैसा अच्छा मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बगीचे के बारे में ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब जो फ्लावरिंग का समय आने वाला है, तो अब फ्लावरिंग से लेकर फ्रूट आने तक और फ्रूट की सेटिंग तक कौन कौन सी स्प्रे होने चाहिए जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो? तो सेब के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारू चंबा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रैना। जैसा आपके बगीचे को देख के लगता है कि आप तेल की TSO की स्प्रे तो कर बैठे हैं, और हाँ, ये स्प्रे आधा इंच हरी पत्ती के ऊपर होनी चाहिए। जिन किसान भाइयों ने नहीं की है वो नोट कर ले कि 100 लीटर पानी में 2 लीटर ट्री स्प्रे ऑयल मिला करके आधा इंच हरी पत्ती जब बगीचे में आती है उस समय ये स्प्रे कर देनी चाहिए। यदि आपने नाइट्रोजन और पोटास नहीं डाली है तो 1-1 किलो जो है वो उसका मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटास और कैन की डाल दें। इसके पश्चात बगीचे में हमारी प्याजी कली अवस्था आएगी, पिंक बड स्टेज,
तो ये जो हमारे चंबा के बगीचे हैं इसमें कुछ समस्याएं बड़ी कॉमन है। जैसे जब फल पक जाता है उसके अंदर वो सड़ा हुआ काटने पर मिलता है, तो वो जो रोग हैं वो अभी से ही कंट्रोल होते हैं। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है और आपको भी मैं बताता हूँ कि तुरंत प्याजी कली आने पर जब बगीचे में 25-30% पेड़ों में आ जाएं तो स्कोर का स्प्रे करना ना भूलें। स्कोर ये फंजीसाइड तरल अवस्था में आता है और 100 लीटर पानी में 15 ml डाला जाता है। ये डोज नोट करें, 15 ml ओनली। और इसके पश्चात जब फ्लावरिंग होती है फूलों के दौरान कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय मधुमक्खियाँ जो हैं वो आती हैं और तभी परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर भी यदि आपको थ्रिप्स की मात्रा, ये आप बगीचे में मॉनिटर करते रहें फूलों को, यदि उनमें वो छोटे छोटे जो कीट मिलते हैं यदि वो ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएं तो आप फ़ोन करके पूछ लें कि कौन सी दवा जो है हमें करनी है। हाँ, ये ख्याल रखें वो शाम के समय करनी चाहिए जिस समय मधुमक्खियाँ जो हैं वो जा चुकी हों। हाँ, कईयों के बगीचों में नाइट्रोजन की कमी है, या जैसे पहाड़ों में हमारे फ्लावरिंग के दौरान ठंड पड़ जाती है तो प्याजी कली के बाद एक स्टेज ऐसी आती है पौधे में कि फूल का खिलना शुरू हो जाता है, परंतु खिलता नहीं है, गुब्बारे की तरह बन जाता है। तो इस अवस्था में आप बोरिक एसिड और यूरिया मिला करके बगीचे में स्प्रे कर लें। बोरिक एसिड 100 ग्राम 100 लीटर पानी में डालेंगे और यूरिया 1 किलो 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल करके आप बगीचे में स्प्रे करें। अब जब सेब की सेटिंग हो जाती है, दाना बन जाता है, पंखुड़ियाँ झड़ जाती है, तो उस समय किसान भाई जो हैं हेक्साकोनाजोल, जिसे कंटाफ के नाम से बाजार में मिलती है, और डाइथेन M45 मिला करके इकट्ठा ये बगीचों में स्प्रे करें। और यदि नाइट्रोजन की जो तीसरी डोज है वो भी बगीचों में डाल दें। तो ये अभी कुछ समय के कार्य हैं जो अभी तुरंत करने वाले हैं। तो मेरा किसान भाइयों से और आपसे भी अनुरोध है कि आप समयबद्ध तरीके से करें। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में कई प्रकार की सब्जी वाली फसलों की खेती करते हैं और इन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट प्रभावित करते हैं। इन कीटों में से एक प्रमुख कीट है लाल मकड़ी, जो कि मुख्य रूप से भिंडी, मिर्च, बैंगन और आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है। तो किस प्रकार से करें लाल मकड़ी कीट की रोकथाम, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी कुमावत। हम आज लाल मकड़ी, जो सब्जियों का मुख्य नासी जीव है, लाल या भूरी मकड़ी जो है, ये नासी जीव भिंडी पर विशेष रूप से नुकसान करता है। भिंडी के अलावा बैंगन, आलू, ककड़ी इत्यादि फसलों पर ये मकड़ी अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। मकड़ी किस तरह नुकसान पहुंचाती है और किस तरह इसका हम जो है पहचान करें। मकड़ी विशेष रूप से पौधों के पत्तियों पर, विशेष रूप से निचली सतह पर रहती है। ये सूक्ष्म जीव है और पत्तियों के नीचे की सतह पर रह के कोमल भागों का रस चूसती है। या तो पत्ती के नीचे का रस चूसेगी, या जो पुष्पावली है उसका रस चूसेगी, या फिर जो फूल आते हैं उनका रस चूसेगी। इन भागों का रस चूस करके नुकसान पहुंचाती है। शुरुआती अवस्था में फसल पर पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे। तत्पश्चात ये पीले धब्बे सफ़ेद धब्बों में बदल जाते हैं। मकड़ियाँ काफ़ी सक्रिय रहती है। यदि कम मकड़ियाँ हैं तो मुश्किल से दिखती हैं। यदि ज़्यादा मकड़ियाँ हो जाती हैं तो पूरी सतह जो है लाल भूरे रंग के पाउडर की तरह
ढक जाती हैं। ये मकड़ियाँ आपको काफ़ी संख्या में होने की वजह से आसानी से दिख जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि पौधे की पत्तियों एवं अन्य भागों पे काफ़ी बारीक जो है जाले दिखाई देंगे। ये जाले काफ़ी संख्या में होने पर पूरा पौधा जालों से आच्छादित हो जाता है। अतः जब हवा जो चलती है तो हवा के साथ में ये उड़कर एक से दूसरे पौधे तक पहुंच जाती है। ये मकड़ी काफ़ी संख्या में अंडे देती है। ये अंडे मुख्य रूप से पत्ती के निचले हिस्सों पे दिए जाते हैं। अंडों से फुटान होकर इसके निम्फ निकल जाते हैं। सब्जी वाली फसलों में विशेष रूप से आप मकड़ी का प्रकोप मई जून के महीने में देख सकेंगे। इसको किस तरह से नियंत्रण करें? मकड़ी का शुरुआती अवस्था में ही हमें दवा छिड़कनी चाहिए जब मकड़ी का प्रकोप चालू हो जाए। कुछ मकड़ीनाशी दवाइयाँ के नाम मैं बताना चाहूँगा। डाइकोफोल 18.5 EC। इस दवा का 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरी दवा जो है इथियोन 50 EC नाम से आएगी। ये दवा जो है इसकी मात्रा थोड़ी कम लगेगी। इसकी मात्रा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इन दवाओं के घोल छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो है दोपहर के समय छिड़काव नहीं करें, क्योंकि दोपहर के समय जो परभक्षी जीव हैं और जो लाभदायक कीट हैं वो फसल में सक्रिय रहते हैं। इसलिए लाभदायक जीवों एवं परभक्षी जीवों को बचाने हेतु हमें दोपहर का समय जो है कीटनाशी दवा के घोल के छिड़काव के लिए टालना चाहिए। अतः जो है सुबह एवं शाम के समय कीटनाशी दवा का घोल छिड़काव करें एवं इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप जो है मकड़ी का सामयिक नियंत्रण कर पाएंगे। हमारे हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में बकरी पालन व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कम लागत और सीमित संसाधनों में भी इस व्यवसाय को आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए जरूरी है बकरियों की देखरेख मौसम के अनुसार की जाए। तो अब गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में बकरियों की उचित तरीके से देखभाल किस तरह करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DR पचौरी। जैसा कि बकरियों कोई देखभाल के लिए, जो कि अब गर्मियों का मौसम आ गया है, उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने पर्दे लगाए थे शेड के चारों तरफ हवा को रोकने के लिए, उन पर्दों को अब हम लोग हटा के रख लेते हैं, जिससे अगली साल बरसात के बाद जब सर्दियों का मौसम आता है तब हम उन पर्दों को लगाएंगे और उनको तह बना के आराम से रख देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में जो गाय और भैंस हैं उनमें क्या है, दूध कम हो जाता है, जबकि बकरियों में ये समस्या नहीं होती है और हीट स्ट्रोक भी नहीं होता है। बकरियां गर्मियों में दूध ज़्यादा देती हैं, तो गर्मियों की ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आती है, लेकिन इनको पानी नियम से मिलना चाहिए, इससे दूध भी सुचारू होता है और जो गर्मी की समस्या है उससे भी छुटकारा मिल सकता है। जो टीन शेड है उसमें हम लोग जो प्लेन रखते हैं, टीन शेड के ये पर्दे हैं, चारों तरफ से पर्दे हटा दिए और ज़मीन से ये 3 फीट ऊंचा जो हम लोगों ने शेड है इसको रखना है, जिससे हवा आती है। बकरी की हाइट 3 फीट से ऊपर नहीं होती है, तो जो हवा आएगी उसको गर्मियों में हवा लगेगी नहीं, वो ऊपर होकर क्रॉस वेंटिलेशन होता है, हवा पास हो जाती है और बकरियाँ अपने आराम से बैठी रह सकती हैं। दूसरी बात यह है कि जो बकरियां हैं आजकल गर्मियों के मौसम में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो पानी के लिए उनके खेरे है उसको नियम से 7 दिन बाद उसकी चूना से पुताई करनी ज़रूरी होती है। और जब पानी हम भरेंगे तो स्वच्छ पानी होना चाहिए। ऊपर से क्या है कि जो कूड़ा करकट हवा की वजह से आता है उसको नियम से पानी में से कूड़े करकट को निकाल देना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार बकरियों को पानी पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, एक जंगल जाने से पहले, जंगल से आने के बाद, और रात को भी जब खुला बाड़ा होता है उसमें बकरियों को स्वच्छंद घूमने देना चाहिए, जिससे वो रात को आराम से पानी पिएं और जुगाली करती रहें।
बकरियों की अच्छी बढ़वार के लिए उनके आहार की उचित व्यवस्था करना भी जरूरी है। तो इस समय बकरियों के आहार में दाना और हरे चारे का समावेश किस मात्रा में करना है, आइए जानते हैं। और जब बकरियां जंगल से लौट के आती हैं तो उन बकरियों को क्या करना है कि जो हम 200 ग्राम दाना दे रहे थे उसको दाने को अब हमें कम कर देना है। हो सके तो देना ही नहीं है, और ज़्यादा ही है, मान लो जंगल जा रही है, अपने जो भी चरवाया है उसको पता है किस खेत में उसने कितना दाना खाया होगा, तो उस हिसाब से यदि ज़्यादा दाना खा लिया है तो हमें अपनी जो फीड कॉस्ट है उसको कम करने के लिए उस दाने को देना ही नहीं है। और यदि कम दाना खा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम दाना उनको बस खिलाना है, उससे ज़्यादा बकरियों को दाने की आवश्यकता नहीं है। अब बरसीम में आजकल फूल आ रहा है, बरसीम के जो फूल सहित यदि बकरी खा लेती है तो भी अफरा की समस्या आ जाती है। तो उस फूल वाली बरसीम को जिसमें दाना पड़ चुका होता है उसको कम खिलाने की कोशिश करें। और आजकल लूसर्न भी है, लूसर्न अब मई और जून तक चलेगा, तो लूसर्न आप आराम से उसको खिला सकते हैं और लूसर्न को खिलाने से कोई भी समस्या नहीं आती है पशुओं में। इस चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। बकरियों की अच्छी बढ़वार के लिए जरूरी है इनमें आने वाली बीमारियों से इनको मुक्त रखा जाए। तो इस समय बीमारियों से बचाव के लिए क्या करना है, आइए जानते हैं। देखभाल की बात आती है तो इनको डीवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। पेट के कीड़े की दवा इनको देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जिनके पेट के अंदर जो वर्म होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो बाह्य परजीवी हैं उसके लिए टिकाउट है, बूटॉक्स है, इससे 1 ml पर लीटर के पानी में घोल के, जैसे पशुओं पर पोंछा लगाते, ज़मीन पे पोंछा लगाते हैं, ऐसे पशुओं को पूरे रगड़ देना चाहिए और बाद में ठंडे पानी से इसको नहला देना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि उस पानी को बकरी पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जहर है और बकरियां यदि बच्चे उसको पिएंगे तो खत्म हो जाएंगे। शेड के अंदर चूना नियम से 8 दिन बाद 10 दिन बाद चूने का बुरकाव कराना बहुत जरूरी है। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो उससे खत्म हो जाता है। दूसरे, हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 महीने के हैं, 2 महीने के, उनको पिपराजिन सिरप डीवर्मिंग के लिए पिलाते हैं। 2 ml जो सिरप पिला रहे हैं उसका हमें रिकॉर्ड रखना जरूरी है, हमने कौन सी तारीख को इसको पिलाया था, या कैल्शियम हम दे रहे हैं तो कौन सी तारीख को दिया था। कुछ बकरियां हैं कि कमजोर हो जाती हैं तो उसको कैल्शियम डिफिशियंसी आ जाती है, क्योंकि अभी मान लो ब्याई है और ब्याने के बाद बच्चा दूध भी पी रहा है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उसे अलग से लाके 10 ml कैल्शियम पर डे के हिसाब से 20 दिन 15 दिन के करीब पिलाएंगे तो बकरी का स्वाद सही रहता है और वो टाइम से हीट पे भी आ जाती है। और विशेष बात यह है कि जब बकरियां जंगल जा रही हैं और हमारे खेत कट गए, चना है, गेहूँ है, मेथी है, तो बकरियां क्या है, जो दाना है उनको बहुत ज़्यादा खा के आती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बकरी का पेट नहीं फूलना चाहिए। यदि बकरी का पेट फूल रहा है, अफरा हो गया है, उसको तुरंत ही ब्लोटोसिल है वो आपको 10 ml देना है। और जो तारपीन का तेल है, टर्पेंटाइन ऑयल, जो दरवाज़ों पर हम पेंट करते हैं वो टर्पेंटाइन ऑयल नहीं देना है, जबकि अलग से मेडिसिन दुकान पर जो मिलता है उसको आप 10 ml 2-3 बार में 2-2 घंटे बाद दे दें। और जो पशु चिकित्सक है उसको तुरंत उसको दिखाएं, क्योंकि अफरा बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि पशु की तुरंत ही मृत्यु होती है। ईटी की वैक्सीन अभी भी लग रही है, तो ईटी की वैक्सीन उसको लगवाना बहुत ज़रूरी है। और जिसमें क्या है कि उसको 14 से 21 दिन के बीच में एक बूस्टर टीका और लगता है दोबारा, वो भी लगवाना ज़रूरी होता है, जिससे पेट फूलने की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। ये बात हुई बकरियों की देखभाल के बारे में। अब आइए बात करते हैं बकरियों को कब गर्भित कराया जाए जिससे बकरियों के बच्चों की मृत्यु दर कम हो। और मैटिंग वाली बात आती है, जैसे अब अप्रैल और मई, यदि हम अप्रैल और मई में इनकी मैटिंग कराते हैं तो बकरियों का क्या है, जो ब्याने का समय है वो करीब अक्टूबर के करीब आएगा। उस समय न सर्दी होती है और न गर्मी होती है, तो जो किड मोर्टिलिटी है, बच्चों की मृत्यु दर है, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। और दूसरी जो मैटिंग होती है वो हमें करानी है दिसंबर के महीने में। उससे क्या होगा कि दिसंबर में जो मैटिंग होगी वो हमारी मई में बकरी पे आ जाएगी। तो इस तरह का हम लोगों को एक जो अपना जो रिकॉर्ड है वो हमें साइकिल के लिए रिकॉर्ड इसका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसान भाइयों, जो बातें मैंने बताई, इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप ये बकरी पालन से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है उमरा जिला हिसार से राकेश सिंह जी ने। यह कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो राजेश सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए हमारे कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, कद्दू वर्गीय जो फसल लगी हुई है उसमें 2 बीमारियां मुख्यतः आती हैं। एक तो भभूतिया रोग आता है, पाउडर मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, और दूसरा आता है डाउनी मिल्ड्यू। दोनों बीमारियां इसमें कद्दू वर्गीय में आती हैं। केवल इनके आने का जो समय है और मौसम के हिसाब से दोनों बीमारियां अलग अलग मौसम में आती हैं। अभी जो मौसम है, जैसे हल्की सी पानी भी गिरा है, बरसात भी है हल्की सी, और वातावरण में ठंडक है, ऐसी स्थिति में जो डाउनी मिल्ड्यू जो रोग है वो ज़्यादा फैलता है। और इसमें किसान भाई देखेंगे कि ऊपर की पत्तियों में जो पीले रंग के बीच बीच में पीले पीले धब्बे हो जाते हैं। और जब किसान भाई उसको पलटा के देखें तो जो पीला वाला भाग है वहाँ पे बैगनी रंग का या धूसर बैगनी रंग का जो फफूंद है वो नज़र आता है उसमें। तो ये तो डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण है जो पत्तियों पे दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पे भी आते हैं, पुरानी पत्तियों पे भी आते हैं, और जैसे जैसे ये फैलते हैं पूरी पत्ती पीली हो जाती है और इससे जो हानि है वो काफ़ी होती है। डाउनी मिल्ड्यू बीमारी जो है उसके नियंत्रण के लिए हमें कॉपर फंजीसाइड जो है उसका इस्तेमाल करें। कॉपर फंजीसाइड में जैसे ब्लाइटॉक्स 50 है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव किया जाता है इसका। एक और दवाई है जिसमें मेटालैक्सिल और मैनकोजेब दोनों एक साथ हैं और उसकी मात्रा 1 ग्राम है 1 लीटर पानी के हिसाब से। तो ये 3 दवाइयाँ में से जो भी दवाई उपलब्ध हो किसान भाई अगर डालें तो उनको डाउनी मिल्ड्यू से नियंत्रण मिलेगा। तो ये तो डाउनी मिल्ड्यू के बारे में हो गया। पाउडरी मिल्ड्यू ठीक इसके विपरीत है। उसके लिए टेम्परेचर जो है लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, 50 से 60% अगर ह्यूमिडिटी है तो इस बीमारी के लिए काफ़ी है। और इसके जो लक्षण है वो ऊपर वाली पत्तियों के ऊपर वाले भाग में दिखाई देते हैं। पत्तियों के ऊपर भूरा और या सफ़ेद रंग का जो पाउडर है वो पूरे पत्तियों पे जमा हो जाता है। पहले तो पैचेस में ये पाउडर दिखाई देता है, उसके बाद पूरी पत्ती में कवर कर लेता है। फूल पे भी आता है, फूल पे आता है तो इसमें फल नहीं लगते। फल में आता है तो फल जो छोटी अवस्था में ही फल जो है उसमें चारों तरफ से पाउडर जमा हो जाता है जिससे फल भी सूख जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो नियंत्रण की विधि है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए उसमें जो रासायनिक दवाइयाँ हैं उसमें एक तो कार्बेंडाजिम है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं। दूसरा हेक्साकोनाजोल है, वो 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ऐसे जो भी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हों इनमें से कोई भी दवाई को हम इस्तेमाल करें तो जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। क्यों, कब और कैसे करें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई? पॉलिनेजर पौधों का उचित प्रबंधन कर सेब के बागीचे से ले सकते हैं भरपूर फलन। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।